हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जतन नोम अकेडमी चैनल। राज्य की राज्य व्यवस्था में आज का हमारा अगला टॉपिक है राज्य का उच्च न्यायालय। राज्य की न्यायपालिका में प्राय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। आज की हमारी वीडियो में हाई कोर्ट से रिलेटेड टोटल इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड टोटल इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ही जगह मैंने समाहित किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पढ़ने एवं सुनने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे बिंदु राज्य की न्यायपालिका यानी राज्य का उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। दोस्तों, हमने हमारे पहले के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका दोनों का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। आज हम भारतीय संविधान के ही भाग 6 से संबंधित राज्य की न्यायपालिका जो संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक इससे संबंधित संपूर्ण विवरण भारतीय संविधान में दिया गया है। इसी के साथ ही मैं ये भी बता दूं कि हमने हमारे पहले के वीडियो में भारतीय उच्चतम न्यायालय का डिटेल से अध्ययन किया था जो प्राय भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है उसे उच्च न्यायालय या उस राज्य का हाई कोर्ट कहते हैं। वर्तमान में संपूर्ण भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की अमरावती में स्थापित किया गया है, जिसका हम पहले की वीडियो में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे राज्य की न्यायपालिका, जिसमें राज्य का उच्च न्यायालय तथा राज्य के अधीनस्थ न्यायालय। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है भारतीय संविधान में, जबकि अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय उस राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। साथ ही ये जानना भी आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित जो राज्य होते हैं उसके राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत ही की जाती है। ये हुआ हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। और अब हम देखेंगे कि जो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में जो भाग 6 है उसका पहला अनुच्छेद 214 है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 में ये भी प्रावधान है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की जा सकती है। आगे हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में भारत सरकार अधिनियम के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए। साथ ही 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला फैक्ट है भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है और इन उच्च न्यायालयों के अधीन कई प्रकार के न्यायालय होते हैं जिन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 में ये प्रावधान है कि संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। ऐसा प्रावधान है 231 में। ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है 214, जिसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत का जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम इन सब राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो असम में स्थित है। वर्तमान में भारत में पहले भी हमने देखा कि 25 उच्च न्यायालय हैं।
दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी उच्च न्यायालय का प्रावधान है। और हमने ये भी जाना कि जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला अनुच्छेद 216 है, जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। आगे हम देखते हैं कि जो उच्च न्यायालय है उनमें न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति कैसे करता है। तो उसका प्रावधान ये है कि न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार समय समय पर निर्धारित करते हैं, अर्थात संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अगला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐसा अनुच्छेद 217(1) में प्रावधान है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो कोलेजियम प्रणाली है उसके तहत तथा राज्यपाल के परामर्श से करता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से परामर्श करके करता है। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट अधिवक्ता रहा हो। अब हम देखेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं है। वह 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अपने पद को धारण करेगा। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायमूर्ति रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था, लेकिन न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के विरुद्ध लाया गया प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया था, जिसके बाद स्वयं न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। अगला हम देखेंगे न्यायाधीश द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। जब उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता होती है तो राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और ये अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल 2 वर्ष के लिए होती है। अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान केवल और केवल उच्च न्यायालय के लिए है, अन्य किसी भी न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है अनुच्छेद 226, जिसका विस्तृत अध्ययन हम हमारे पूर्व की वीडियो में कर भी चुके हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रच्छा याचिका जारी कर सकता है, परंतु यह रिट शक्ति उच्च न्यायालय की भौगोलिक अधिकारिता क्षेत्र में ही लागू होती है। यानी जिस राज्य का कोई व्यक्ति हो केवल 226 के अंतर्गत उस उच्च न्यायालय में ही अपनी याचिका जारी कर सकता है जिस राज्य से वह संबंधित हो। अगला है अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में उपयुक्त जो सारी याचिकाएं हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा इत्यादि जो याचिकाएं हैं, वह किसी व्यक्ति द्वारा अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों, अगला बिंदु है अधीक्षण की शक्ति केवल उच्च न्यायालय की होती है।
अधिक्षण की शक्ति के माध्यम से उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निचली श्रेणी के अन्य न्यायालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि उच्च न्यायालय जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उन पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है तथा साथ ही उच्च न्यायालय के निर्णय जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों अपीलीय न्यायालय हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपीलीय न्यायालय नहीं होते। साथियों, अपीलीय न्यायालय का यहाँ ये मतलब हुआ कि जो उच्चतम न्यायालय है एवं जो उच्च न्यायालय हैं उनको अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णीत सिविल एवं आपराधिक मामलों में अपील पर सुनवाई का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी शक्ति, विशेष इजाजत से अपील एवं संघीय विवाद के निर्धारण की शक्ति है, जो कि उच्च न्यायालय के पास नहीं है। दोस्तों, हम देखते हैं कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं जो कि न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं, जिनमें पहला हम देखेंगे जनहित याचिका। इसके माध्यम से स्वतः संज्ञान में भी न्यायपालिका स्वयं पीड़ित व्यक्ति या समूह तक पहुंचकर उसे न्याय प्रदान कर सकती है अथवा एक पत्र द्वारा भी उसकी याचिका दायर की जा सकती है। दोस्तों, जनहित याचिका के लिए यह शर्त अनिवार्य है कि इसका मामला सामूहिक अधिकारों का होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत हितों से संबंधित मामला। इसीलिए जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका एवं पत्र अधिकारिता याचिका भी कहा जाता है। जनहित याचिका में यह भी प्रावधान है कि समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी न्यायपालिका में जा सकता है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है जनहित याचिका का आरंभ 1980 के दशक में जस्टिस BR कृष्णा अय्यर और PN भगवती द्वारा किया गया। हालांकि जनहित याचिका का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसका विकास तो स्वयं न्यायपालिका द्वारा किया गया है। अगला बिंदु है जनहित याचिका को औपचारिक रूप में न्यायपालिका ने मान्यता SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में दी, जिसे प्रथम जजवाद भी कहा जाता है। जनहित याचिका केवल उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा लिखकर दायर की जाती है। अब हम देखते हैं न्यायिक अति सक्रियता क्या है। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को नीति निर्माण संबंधी जो आदेश दिए जाते हैं उन्हें न्यायिक अति सक्रियता कहा जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के बढ़ते आरोपों को देखते हुए भारत सरकार ने 5 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद के गठन का फैसला किया है। इसका गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित मुख्य बिंदु राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखेंगे, जिनमें है राजस्थान में न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि किसी राज्य का शीर्ष स्तर पर न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई थी, किंतु 1 नवंबर 1956 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थानांतरित कर दी गई, जो वर्तमान में भी जोधपुर में ही है। कालांतर में इसकी एक खंडपीठ जिसकी स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई थी और ये कहाँ है? जयपुर में। अगला फैक्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। श्री कैलाश नाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश के पद पर राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे। अगला है राजस्थान के वर्तमान में 37वें मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। इन्होंने S रविंद्र भट्ट का स्थान लिया। अब हम उच्च न्यायालय के अध्ययन के बाद देखेंगे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय।
उच्च न्यायालयों के जो अधीन सभी प्रकार के न्यायालय होते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। इस जिला न्यायालय के अधीन मुख्य 3 प्रकार के न्यायालय जैसे दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व से संबंधित 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। जिला स्तर पर दीवानी मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश करता है, जबकि फौजदारी मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ही जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जबकि तहसील पर सर्वोच्च मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है। जिला न्यायालयों में उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। किसी न्यायालय में न्यूनतम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या जज रहने वाला व्यक्ति ही जिला न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। आगे हम देखते हैं ग्राम न्यायालय। अनुच्छेद 39A के तहत 12 अप्रैल 2007 को संपूर्ण देश में ग्राम न्यायालय गठित किए गए। एक न्यायाधिकारी के अधीन कार्यरत जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है, ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश होता है। और आगे हम देखते हैं 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। अगला है ग्राम न्यायालय संबंधित राज्य में सबसे निचले क्रम की अदालत होती है। नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालतों में कोई भी मामला दोनों पक्षों की सहमति से लाया जाता है। व्यवहारिक रूप में भारत में 1995 से इसे लागू किया गया। लोक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है। लोक अदालतों में मुख्य रूप से सिविल एवं दीवानी मामले लाए जाते हैं। लोक अदालतें एक प्रकार की अनौपचारिक अदालतें होती हैं। राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत 2000 में उदयपुर में स्थापित की गई। राजस्थान ही देश में पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में, जबकि राजस्थान न्यायिक अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है। आगे हम देखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा मूलतः आपराधिक मामलों को सुलझाया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय को अन्य न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भारत में अप्रैल 2001 में हुई। इसका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित एवं निश्चित अवधि में हल करने के लिए हुआ। नेक्स्ट है पारिवारिक अदालत। 1985 में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए पारिवारिक अदालत की स्थापना की गई, जिसमें पारिवारिक मामलों को अनौपचारिक रूप में सुलझाया जाता है। अंतिम इम्पोर्टेंट फैक्ट है 2012 में पर्यावरणीय मामलों के लिए हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसका कार्य केवल पर्यावरणीय मामलों को सुलझाना है। दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही तथ्यात्मक एवं सारगर्भित सामग्री का आप नियमित रूप से लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।